सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। तो आंसर होगा सिद्धारमैया। तो अभी कांग्रेस ने, आपको याद होगा, 135 सीटों के साथ राज्य में चुनाव जीता था और अब कांग्रेस ने आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर यह घोषणा कर दी है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि डी के शिव कुमार ये उप मुख्यमंत्री होंगे। ये जो डी के शिव कुमार हैं ये कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देखो, कर्नाटक की बात है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी बंगलुरु है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इसरो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और बंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। आपको याद है अभी देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची आई थी, उसमें टॉप पे रहा था बंगलुरु। और कर्नाटक में आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिसने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं। अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भी कर्नाटक टॉप पे था। और कर्नाटक की एक गायिका हैं, संगीतकार हैं, बॉम्बे जयश्री, जिनको अभी संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला। चलो बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? बंगलुरु आंसर होगा। और हमारे जो सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने कहा मिथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया, तो भी आंसर बंगलुरु होगा। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बना? कर्नाटक के हुबली में जो श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन है वहां पे, जिसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। आपको याद है अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी को किसने जीता? कर्नाटक ने, मेघालय को हरा के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कमल के आकार वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा शिवमोग्गा हवाई अड्डा, ये भी कर्नाटक में है। और अगर आपसे पूछे ना कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पे खुला? कर्नाटक के तुमकुरु में। किसने खोला? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। वैसे भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलेगा? बंगलुरु में। किसने बनाया? लार्सन एंड टुब्रो ने। और ये वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बंगलुरु में मिलेगी, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पे। तो कर्नाटक से इतने पॉइंट्स आप याद रखना। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए कि सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्पादों के मामले में दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य आ गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के 3 और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट शिल्पों को जीआई टैग मिलने के बाद जीआई टैग प्रोडक्ट्स के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आ गया है। और वो 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला? तो मैनपुरी तारकाशी, महोबा गोरा स्टोन क्राफ्ट और संबल हॉर्न क्राफ्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा जीआई टैग्स के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आ गया, तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे तमिलनाडु है, 55 जीआई टैग के साथ सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में 48 जीआई टैग्स हो चुके हैं और कर्नाटक में 46 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आप जीआई टैग्स वाले हस्तशिल्पों की बात करेंगे कि उन हैंडीक्राफ्ट्स को, उन हस्तशिल्पों को जीआई टैग मिला, सिर्फ उनको कंसीडर करके बताइए कि कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, मतलब किस राज्य के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले हस्तशिल्प हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश टॉप पर होगा। यहां के 36 शिल्पों को जीआई टैग प्राप्त है। बात समझ में आई? अभी आपको याद है बनारसी पान को और बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग मिला था। अभी गुजरात की मातानी पछेड़ी जो कि एक प्राचीन वस्त्र कला है, उसको भी जीआई टैग मिला था। अभी तमिलनाडु के मानामुद्दरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की गजक को मिला। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को मिला। बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबरा चावल को जीआई टैग मिला। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीआई टैग करें, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अधिनियम ये 1999 का है, लागू हुआ था 2003 में। पहला जीआई टैग मिला था सन 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 नवंबर। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। मनाने का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, जनता को शिक्षित करना और परिवहन स्थिरता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसी तरह से एक और नया दिन अभी हमने पढ़ा था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे। ये हम 23 जून को मनाएंगे, प्रदीप कुमार की जयंती को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये हम कब मना रहे हैं, तो आंसर करना 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया डे कब मना रहे हैं? 15 मार्च को। और भारत और बांग्लादेश ने किस दिन को फ्रेंडशिप डे, मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 6 दिसंबर। वैसे नेशनल स्टार्टअप डे हम कब मना रहे हैं? 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी। वीर बाल दिवस ये मना रहे हैं 26 दिसंबर को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये हम मना रहे हैं 14 अगस्त को। एक जनजातीय गौरव दिवस भी याद रखो 15 नवंबर को होता है। और भाला फेंक दिवस तो आप सब जानते हो 7 अगस्त को मना रहे हैं। ये जो अभी डेज मैंने आपको रिवाइज कराए ना, ये अभी एक आध साल में जो नए डेज मनाए गए हैं वो मैंने आपको रिवाइज कराए, तो इनको आप जरूर ध्यान रखना। तो ये आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्विज बना करके अपलोड कर दी जाती है आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा यानी कि 27 बार चढ़ करके किसने रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा कामेरीता शेरपा। तो नेपाली पर्वतारोही हैं कामेरीता शेरपा, और अभी इन्होंने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और इस तरह से वे सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। कामेरीता शेरपा, इनका जन्म 1970 में नेपाल के थामे गांव में हुआ था, जो सफल पर्वतारोहियों के प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अभी आपने पढ़ा था कि पासंग दावा शेरपा ये 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। और इस तरह से इन्होंने कामेरीता शेरपा की बराबरी कर ली थी, लेकिन कामेरीता शेरपा इनसे एक कदम और आगे निकल गए, 27 बार चढ़ गए वो। अच्छा, अभी अर्जुन वाजपेयी के बारे में आपने पढ़ा होगा, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने ये। अच्छा, अभी पियाली बसाक के बारे में आपने पढ़ा, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी है। माउंट एवरेस्ट की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं। और एक डेट आपको याद होगी, 29 मई 1953, क्योंकि इस दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी उनके शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ इसको फतह करने वाले पहले बने थे, पहले इंसान थे वो, या यूं कह दूं सबसे पहले इन्होंने चढ़ाई की थी। इसीलिए 29 मई को आप माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हो। अगर आपसे पूछा जाए ना कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, तो आंसर करना बछेंद्री पाल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन? अरुणिमा सिन्हा। चलो, कुछ ऊंची पर्वत चोटियों को भी एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। जैसे अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में। देश भी बता रहा हूं मैं आपको। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका की है माउंट डेनाली, या उसको माउंट मैकिनली भी कहते हैं, यह आपको अलास्का में मिलेगी। दक्षिण अमेरिका की है माउंट एकांगुआ, ये एंडीज पर्वतमाला है, उसी में स्थित है, अर्जेंटीना देश में है। अंटार्कटिका की है माउंट विंसन मैसिफ। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियस्को। एशिया की तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है। और यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस। तो ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मनाना कब शुरू किया? 1977 में। और इस बार इसकी थीम क्या है? म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। और मैं आपको बता दूं, 18 मई को हम ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाते हैं। इसे कौन मनाता है? इसे विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के द्वारा मनाया जाता है।
अच्छा, बात यहाँ पे संग्रहालय की हुई है, म्यूजियम्स की हुई है, तो इस क्वेश्चन में कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको कवर कराऊंगा, स्टैटिक कह दो, या करंट अफेयर से संबंधित वो सारे प्रश्न आपको रिवाइज कराऊंगा जिनका संबंध म्यूजियम से है। उससे पहले 2-3 प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप उत्तर दो, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। एक आप मुझे बताओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक कौन थे और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? इनके उत्तर मैं आगे आपको दूंगा, लेकिन पहले आप कोशिश करो। चलो, जब तक आपका रिवीजन करवाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पे बन रहा है, तो आंसर करना हरियाणा के राखीगढ़ी में। आपसे पूछा जाए कि इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया, तो आंसर होगा स्पार्क। और देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय ये कहां पे बनाएगी? पश्चिम बंगाल में। और पहला कहां पे बनाया था? विशाखापट्टनम में। चलो ये बताओ, देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया? इंदौर में। यह हमारे देश का तो पहला होगा और विश्व का दूसरा है, तो विश्व का पहला आपको कहां मिलेगा? अमेरिका में। और आपको बताया, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बताओ कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था? गोवा की कैपिटल पणजी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। चलो बताओ, भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहां पे खुलेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु के तंजावुर में। जबकि अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा कहां? केरल के अलापुझा में। अच्छा, भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम्स यानी कि समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला है हैदराबाद में। तो देखो, इस प्रश्न में म्यूजियम से संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए हैं। 2-3 प्रश्न मैंने आपसे और पूछे थे, जैसे कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो इससे जस्ट 1 महीने पहले मनाया जाता है। और इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, दोनों में से कोई भी एक याद रख लो। जैसे आपने संग्रहालय दिवस याद रख लिया 18 मई को, तो संग्रहालय में क्या चीजें रखी जाती है जो कि धरोहर में हमें मिलती है, वो संग्रहालय के रख देते हैं। तो पहले क्या चीज आती है? धरोहर आता है पहले, उसमें चीजें मिलेंगी, फिर हम उसको संग्रहालय में रखेंगे। तो डेट तो दोनों की सेम है, 18-18। तो 18 अप्रैल ये धरोहर दिवस और 18 मई संग्रहालय दिवस, याद रहेगा। अब मैंने आपसे पूछा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1861 में। संस्थापक आपसे पूछा था अलेक्जेंडर कनिंगम है। वर्तमान में डायरेक्टर इसके वी विद्यापति हैं। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम तो अब आप ही बता दो, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। वैसे इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिल जाएगा। और देखो साथियों, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या कुछ दिक्कत आ रही है, व्यूज बहुत कम हो रहे हैं। तो प्लीज अगर मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें और शेयर जरूर कर दिया करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आपके दोस्त वगैरह होते हैं, तो शेयर जरूर कर दिया करो यारों, क्योंकि आपका कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं इसको शेयर करने की। अब ये बढ़ते हैं आगे। चलिए, फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ए.के. जैन को। ए.के. जैन ये पूर्व कोयला सचिव थे और अभी इन्हीं को 5 सालों के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह पद दिसंबर 2020 से खाली था। अब आप पूछोगे ए.के. जैन ये किनकी जगह लेंगे? तो आंसर होगा डी.के. सर्राफ की। यही दिसंबर 2022 में रिटायर्ड हुए थे, उसके बाद से ये पद खाली था। बाकी अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रवनीत कौर, इंपॉर्टेंट है। सीबीआई प्रमुख, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सूद बने। और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष बनी है सुधा शिव कुमार। आप जानते हो, अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा भारत। और पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है? 20%। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मई 2023 में टाटा सन्स के अध्यक्ष को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। नाम बताइए उनका क्या है? तो बड़ा आसान प्रश्न है, एन चंद्रशेखरन। तो अभी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको कहते हैं
शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये केक कृतिवासन भी इंपॉर्टेंट नाम है, टीसीएस के सीईओ बने थे। जयंत नार्लिकर गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला। और ब्रेस्ट सर्जन है डॉक्टर रघुराम, इनको तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी नाम ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हाई एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की वार्षिक मूल्य वृद्धि के मामले में कौन सा शहर टॉप पर है? तो आंसर होगा दुबई। तो रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया गया कि किस शहर में वार्षिक आवास मूल्य में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। सीधा सा मतलब यह है कि वहां के जो मकान हो गए, जो फ्लैट हो गए, जो रहने के आवास हो गए, जगह हो गई, वो किस शहर में सबसे महंगे हो गए। तो इस इंडेक्स में टॉप पर दुबई है। यहाँ पे 44.2% की वृद्धि देखी गई। भारत का जो मुंबई है ये इसमें छठे स्थान पर है 5.5% की वृद्धि के साथ। मतलब यहाँ के जो आवास है उनमें इतनी इंक्रीमेंट हो गई, इतने दाम बढ़ गए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस का आपको रिवाइज करवाते हैं। जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो आंसर होगा भारत। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 आया, उसमें भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। इस इंडेक्स को जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत 131 नंबर पर है, टॉप पे सिंगापुर है। सिप्री की रिपोर्ट आती है, उसने बताया कि 2022 में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च ये किया अमेरिका ने, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे पे रशिया और चौथे पे रहा भारत। और दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची आई, उसमें टॉप पर न्यूयॉर्क है। अच्छा, भारत ने सबसे ज्यादा किस देश को एक्सपोर्ट किया? तो अमेरिका को, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात को। और अगर बात करें कि देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची आई थी, उसमें टॉप पर कौन? बंगलुरु। अच्छा, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 भी आया, उसमें टॉप पर तो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे भारत है। और अगर आपसे पूछे कि अभी जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार सबसे ज्यादा जल निकाय बोल दो, जल स्रोत बोल दो या वाटर बॉडीज बोल दो, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। और वर्ल्ड बैंक ने जो रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023, इंग्लिश में बोलोगे तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया था, उसमें भारत 38 नंबर पे था। और हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 नंबर पर है और टॉप पे फिनलैंड है। तो इतने अभी आप याद रखें, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न है, मई 2023 में हमारे नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा किरण रिजिजू। अच्छा, किरण रिजिजू, इनके पास अभी तक कौन सा मंत्रालय था? तो ये हमारे कानून मंत्री थे और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को संभालेंगे, जो अभी तक जितेंद्र सिंह के पास था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास था। अब आप पूछोगे फिर कानून मंत्रालय कौन संभालेंगे? तो जो अर्जुन राम मेघवाल है उनको कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। ये जो अर्जुन राम मेघवाल है, वर्तमान में इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो वर्तमान में ये संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। तो सीन समझ में आ गया। जो अभी तक कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभालेंगे। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अभी तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास था, तो अब इन्होंने छोड़ दिया ये, और अब ये मंत्रालय किरण रिजिजू संभालेंगे। और जो किरण रिजिजू का मंत्रालय था कानून मंत्रालय, वो कौन संभालेंगे? अर्जुन राम मेघवाल संभालेंगे। और वो वर्तमान में क्या है? संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। ये ध्यान रहेगा ना आपको। वैसे किरण रिजिजू ये कहां से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। भूपेंद्र यादव तो पर्यावरण मंत्री हैं। अभी याद हो तो इन्होंने मेरी लाइफ नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। तो अभी हमारे संचार व रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करना और अवरुद्ध करने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। मतलब आपका मोबाइल चोरी हो गया तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं ताकि आपके मोबाइल में जो भी डेटा वगैरह है वो चोरी ना हो।
और अगर आपके नाम से कोई मार्केट में फर्जी कनेक्शन हो रहे हैं सिम वगैरह के, तो आप उसे भी कटवा सकते हैं। अच्छा, मनसुख मांडविया, ये तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपको याद है अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया था, तो आंसर होगा हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिसका उद्देश्य क्या था? बीज की क्वालिटी और उसके उत्पादन से संबंधित चुनौतियों को खत्म करना। और अगर आप पूछे कि सारथी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था, तो सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। और संभव पोर्टल, इसको उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना ये भी। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया? 17 मई। फिर आपसे पूछा, अभी किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? उत्तराखंड। फिर आपसे पूछा, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इस बुक को किसने लिखा? डॉक्टर मनोज कुमार। फिर आपसे पूछा, अभी राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया? 16 मई को। अगला प्रश्न पूछा, अभी एशिया का पहला सब सी रिसर्च लैब कहां पे बनाया गया? पुणे में। फिर आपसे पूछा, आसियान पर्यटन फोरम 2023 की मेजबानी कौन करेगा? लाओस। फिर आपसे पूछा, अभी किसने मेरी लाइफ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो भूपेंद्र यादव ने। फिर आपसे पूछा, अभी राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, नाम है होमोकॉन 2023 का आयोजन ये कहां किया गया? देहरादून में। फिर आपसे पूछा, एक बुक आई, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, इसको किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने। फिर आपसे पूछा, अभी कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अगर आप में से कोई भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, भूलना नहीं है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा रजनीश कर्नाटक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।